evening. I, Dr. Sheila Kumari Gupta. Today I am going to give a lecture on the topic measure of central tendency. Measure of central tendency अर्थात मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अर्थात केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। सबसे पहले मैं आप केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के बारे में बतलाना चाहूँगी। संख्यात्मक तथ्यों के मूल्यों में किसी विशेष मूल्य के आसपास केंद्रित होने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ कि केंद्रीय प्रवृत्ति किसे कहते हैं? संख्यात्मक तथ्यों के मूल्यों में किसी विशेष मूल्य के आसपास केंद्रित होने की प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति कहा जाता है। इस बिंदु को जिसके आसपास अन्य मूल्यों का जमाव होने की प्रवृत्ति पाई जाती है उसे सेंट्रल पॉइंट या केंद्रीय बिंदु भी कहा जाता है। यदि हम बिंदु श्रेणी के मध्य में स्थित हो तो इसे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। इसे ही श्रेणी का प्रतिनिधि मूल्य भी कहा जाता है। आप याद रखेंगे कि किसे सेंट्रल टेंडेंसी को ही क्या कहा जाता है? प्रतिनिधि मूल्य भी कहा जाता है। यह एक ऐसा अंक है जो श्रेणी के लगभग मध्य स्थित होता है, जो श्रेणी के सभी आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। इसे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या माध्य, मीन या औसत, एवरेज भी कहते हैं। इसे ही मेजर ऑफ लोकेशन अर्थात स्थिति संबंधी माध्य भी कहा जाता है। इसे ही एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर भी कहते हैं। इसे टिपिकल वैल्यू भी कहा जाता है। टिपिकल वैल्यू इसे टिपिकल वैल्यू भी कहा जाता है। दूसरे अर्थ में टिपिकल वैल्यू का अर्थ होता है प्रतिरूपी मूल्य या सारांश अंक भी कहा जाता है। सारांश अंक अर्थात समरी नंबर भी कहा जाता है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का डिफिनेशन अनेक अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग रूप से दिया। हम यहाँ पर कुछ अर्थशास्त्रियों के बारे में देखेंगे, जिनमें सबसे पहले हम एक अर्थशास्त्री का नाम आता है सिम्पसन एंड काफ्का। फर्स्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये एक याद करने में आसान और जल्दी याद होने वाला शब्द है। किसका नाम है? सिम्पसन और काफ्का। सिम्पसन ऑफ काफ्का के अनुसार सेंट्रल टेंडेंसी, ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज ए टिपिकल वैल्यू अराउंड विच विथ अदर कॉन्ग्रेट। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज ए टिपिकल वैल्यू अराउंड विच अदर फिगर्स कॉन्ग्रेट। इसका हिंदी में अर्थ हम यह कह सकते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एक ऐसा मूल्य है जिसके आसपास अन्य अंक एकत्रित होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एक ऐसा मूल्य है जिसके आसपास अन्य अंक एकत्रित होते हैं। दूसरा डिफिनेशन मैं देती हूँ क्रॉक्सटन एंड कॉर्डन के अनुसार। क्रॉक्सटन एंड कॉर्डन के अनुसार an average value is a single value within the range of the data is used to represent all of the value in the series। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। क्रॉक्सटन एंड कॉर्डन के अनुसार an average value is a single value within the range of the data is used to represent all of the value in the series। अर्थात माध्य आंकड़ों के विस्तार के बीच स्थित एक ऐसा अकेला मूल्य है जिसका प्रयोग श्रेणी के सभी मूल्यों के प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। फिर से एक बार मैं रिपीट करती हूँ। माध्य आंकड़ों के विस्तार के बीच स्थित एक ऐसा अकेला मूल्य है जिसका प्रयोग श्रेणी के सभी मूल्यों के प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। आर्थिक विश्लेषण में माध्यों का सांख्यिकीय विश्लेषण का महत्वपूर्ण स्थान होता है,
किसमें? आर्थिक विश्लेषण। आर्थिक विश्लेषण किसे कहते हैं? आर्थिक विश्लेषण उसे कहा जाता है जहां हमारा सारा लेन देन का काम होता है, हमारा इकोनॉमी डिपेंड होता है, उसे हम आर्थिक विश्लेषण कहते हैं। तो आर्थिक विश्लेषण में किनका ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आर्थिक जगत के अनेक सिद्धांत इन्हीं मापों पर आधारित होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय के अध्ययन में, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें हम सांख्यिकी विश्लेषण की आवश्यकता महसूस करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सांख्यिकी विशेषता ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ एवरेज, अर्थात माध्यों के उद्देश्य एवं कार्य क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फंक्शन ऑफ एवरेज अर्थात माध्यों के उद्देश्य एवं कार्य। फर्स्ट हमारा है कॉन्सिस पिक्चर ऑफ इंटायर ग्रुप। फर्स्ट क्या है? कॉन्सिस पिक्चर ऑफ इंटायर ग्रुप, अर्थात यह विशाल एवं जटिल आंकड़ों का एक सूक्ष्म एवं सरल संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करता है। माध्य हमारा क्या करता है? आंकड़ों का एक सूक्ष्म एवं सरल एवं संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करता है। यानी हमारे सामने लार्ज स्केल में डाटा है तो उसका हम समरी के रूप में हम माध्य निकाल कर हम अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा है बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, अर्थात सांख्यिकी विश्लेषण का यह आधार प्रस्तुत करता है। हम जितना भी स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन निकालना चाहते हैं, बहुत बड़े बड़े डाटा होते हैं, तो उसका हम संक्षिप्त रूप से हम इसको अध्ययन करने में हमको सांख्यिकी माध्य मदद करता है। नेक्स्ट हमारा है हेल्पफुल इन कंपैरिजन। हेल्पफुल इन कंपैरिजन, कंपैरिजन का अर्थात है तुलना करने में। हमारे सामने बहुत सारे डाटा हैं, मान लिया जाए हम 2 सेक्शन का अध्ययन करना चाहते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, और उनके बीच जो छात्र हैं उनका अध्ययन करते हैं कि कौन से बच्चे कैसे हैं, कौन एवरेज क्लास के हैं, कौन हायर हैं, कौन कैसे हैं, मतलब उसका अगर हमको कंपैरिजन करना है तो इसमें हम सांख्यिकी हमको क्या करता है? माध्य हमको क्या करता है? बहुत अधिक हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिवर्स। यह आंकड़ों या समूहों का प्रतिनिधित्व भी करता है। आंकड़ों या समूहों का प्रतिनिधित्व, हम सभी आंकड़ों का अध्ययन नहीं करते हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है कि हम जब बहुत बड़े डाटा हमारे सामने है तो हम सबका अध्ययन नहीं कर पाते हैं, उसका संक्षिप्त अध्ययन करना है तो हम उसका एवरेज निकालकर हम उसके आधार पर हम कंक्लूजन भी निकालकर बतलाया जा सकता है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन टेकिंग डिसीजन। यह निर्णय लेने में भी हमको बहुत ही मदद करता है। नेक्स्ट है टू इस्टेब्लिश अर्थमेटिक रिलेशनशिप। टू इस्टेब्लिश अर्थमेटिक रिलेशनशिप अर्थात यह गणितीय संबंध स्थापित करने में भी हमको सहायक होता है। इस तरह हम बहुत सारे माध्य के गुण और उद्देश्य के बारे में देखते हैं। इस तरह हम आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करना पसंद करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर वेरियस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के संबंध में पुनः अध्ययन करेंगे। प्लीज थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।